अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को डिस्कस किया कि अगर एक वेव एक मीडियम में ट्रैवल करे और फिर ट्रैवल करते करते किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री पर टकराए और टकरा के वापस पहले ही मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, तो ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमने इसी फिनोमेना को किसी हद तक ऑब्जर्व भी किया। कहाँ ऑब्जर्व किया? रिपल टैंक के अंदर। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को भी देखा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से एक कदम हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन को भी डिस्कस करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। हमें रिफ्रैक्शन को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज व्हेन वेव traveling in a one medium enters into the second medium at certain angle, its direction of travel changes। अगर वेव किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हो और उसे दूसरे मीडियम में दाखिल होना हो किसी खास एंगल पर, तो स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन अपने असल से थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ये तमाम वेव्स एग्जिबिट करती हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं, क्योंकि लाइट के लिए रिफ्रैक्शन को समझना थोड़ा सा आसान भी है और हम इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते भी हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइट के लिए रिफ्रैक्शन कैसे होगी? इमेजिन कीजिए ये ग्लास स्लैब। स्टूडेंट, जब इस ग्लास स्लैब पर लाइट की एक रे आकर टकराएगी तो इनिशियली तो लाइट की रे एयर में ट्रेवल कर रही है, यानी इसका फर्स्ट मीडियम एयर है। जब ये इस ग्लास स्लैब पर टकराएगी तो आप देख सकते हैं ग्लास स्लैब में एंटर होने के बाद वो अपने असल पाथ से हट चुकी है। इसका असल पाथ तो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मगर स्टूडेंट्स ये अपने असल पाथ पर नहीं है, थोड़ा सा अवे शिफ्ट हुई है असल पाथ से। स्टूडेंट्स, ये फिनोमेना जिसमें लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपने असल पाथ को चेंज कर चुकी है, ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आपने देख ली। मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एग्जांपल इसलिए यूज़ की क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझना आसान भी है। स्टूडेंट्स, आप इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपीरियंस कर भी सकते हैं मेरी इस एग्जाम्पल के बाद। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो पिक्चर मौजूद है ये एक ग्लास में डूबी हुई पेंसिल की है। एक ग्लास जिसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है, उसमें अगर आप पेंसिल को डिप कर दें, ऐसे डिप करें कि इसका कुछ हिस्सा पानी से बाहर हो और बाकी का हिस्सा पानी के अंदर हो, तो स्टूडेंट्स देखते हुए क्या फील हो रहा है? जैसे ये पेंसिल सेंटर से किसी पॉइंट से टूटी हुई है, इसके ऊपर और नीचे वाले दोनों हिस्से अलाइन नहीं है। स्टूडेंट्स, उसकी वजह यही है कि जो हिस्सा पानी से बाहर है वहाँ पर लाइट की डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। जब वो हिस्सा पानी में दाखिल हुआ तो वो लाइट जो पानी में दाखिल हो रही है वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो गई अपने असल से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो चेंज इन पोजीशन ऑफ द पेंसिल आपको दिखाई दे रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या यहाँ पर भी बनेंगे? स्टूडेंट्स, फिर से पीछे वाली एग्जांपल पे आए, वो ग्लास स्लैब वाली। स्टूडेंट्स, इस वक्त आप देख सकते हैं ये लाइट की रे जो आके इस ग्लास स्लैब को टकरा रही है, ये ग्लास स्लैब पर बनने वाले नॉर्मल के साथ एक ख़ास एंगल बना रही है। हमने कहा था कि हम नॉर्मल के साथ ही हमेशा एंगल बनाया करते हैं। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे आकर बना रही है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो रे जो ग्लास में जा चुकी है, वो भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, याद कीजिए पुराना लेक्चर जहाँ पे मैंने आपसे ये बात कही थी, जब रिफ्लेक्शन होगी वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने ज़रूरी हैं। लेक्चर के एंड तक आपने मुझे इसका जवाब देना है, क्या
रिफ्रैक्शन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होने ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को डिटेल डिस्कस करने के लिए मेरे साथ चलिए लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी आप रिफ्रैक्शन के अमल को देख चुके हैं। ये जो रिफ्रैक्शन का अमल आपने देखा है ये स्पेसिफिकली लाइट्स के लिए था। आपने देखा कि लाइट जब एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हो तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रांजैक्ट होती है, दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है, तो उस डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, उस डायरेक्शन से थोड़ा सा हट जाती है। सो ये जो फिनोमेना है एक लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम अभी लाइट की बात कर रहे हैं तो ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। आपने भी डायग्राम्स देखी भी, तो इसको ज़रा दोबारा से एक दफ़ा देख लें। मिसाल के तौर पे ये एक ग्लास मीडियम है और इस ग्लास मीडियम में ये नॉर्मल है। स्टूडेंट्स, हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के लिए भी नॉर्मल को ड्रॉ किया था, तो रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने के लिए भी नॉर्मल को डिस्कस करेंगे, नॉर्मल को बनाएंगे। नॉर्मल क्यों बनाते हैं? नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करने के लिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करने के लिए ड्रॉ किया जाता है। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लाइट की रे आई, आके इस मीडियम को टकराई। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो लाइट की रे है वो इनिशियली एयर में ट्रेवल कर रही है, दिस इज एयर, एंड एयर की नेचर ये है कि ये एक रेयर मीडियम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है और डेंसिटी ऑफ एयर भी ग्लास की निस्बतन कम है। अब जब ये एयर के अंदर ट्रेवल करने वाली लाइट की रे इस मीडियम पर इन फॉल करेगी, तो फॉल करके ये अपने असल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। इसका असल पाथ लेट्स से ये था, अब अपने असल पाथ से थोड़ा सा मुड़ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, इसका असल पाथ से जो मुड़ना है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट्स, ये ट्रेवल करती हुई ग्लास में चली गई है। ग्लास एक डिफरेंट नेचर ऑफ मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, मीडियम चेंज हुआ, पाथ में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाया। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये जो लाइट की रे है, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। इसे इंसिडेंट रे कह लीजिए या इंसिडेंट वेव कह लीजिए, और ये वाली रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसे रिफ्रैक्टेड रे कह देंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होना शर्त नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर इन दोनों का आपस में बराबर होना शर्त नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा जब मैं प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बता रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बता रहा था, तब मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का तज़किरा किया था। मैंने वहाँ पर ये बात कही थी कि रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी है कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर हो। तो रिफ्लेक्शन में ये नीड है, ये रिक्वायरमेंट है, रूल है कि हमेशा इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। मगर इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के अंदर इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन एंगल का बराबर होना शर्त नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है जो कोई भी वेव करती है। हमने इसे लाइट के लिए डिस्कस किया, मगर ये कोई भी वेव एग्जिबिट करती है, या यूँ समझ लीजिए कि जितनी भी वेव्स हैं वो तकरीबन रिफ्रैक्शन का फिनोमेना एग्जिबिट कर सकती हैं जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएं। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है, हम रिपल टैंक में इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या रिपल टैंक में प्रोड्यूस होने वाली वो वाटर वेव्स भी ये फिनोमेना एग्जिबिट करेंगी? क्या वो भी ये फिनोमेना कर सकती हैं? स्टूडेंट्स, इस सवाल को डिटेल में डिस्कस करने के लिए वो पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल करें जो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आपको याद होगा मैंने आपसे डिस्कशन की थी, मैंने आपको बताया था कि
अगर नेचर ऑफ मीडियम रिपल टैंक में बदल दूं तो वेव्स की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। स्टूडेंट्स याद कीजिए, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर रेयर मीडियम हो, रेयर मीडियम से क्या मुराद थी स्टूडेंट्स? रेयर मीडियम से मुराद थी वो टाइम जब डेप्थ ऑफ वाटर ज़्यादा थी। जब डेप्थ ऑफ वाटर ज़्यादा थी तब हम कह रहे थे कि इसकी डेंसिटी कम है, ये एक रेयर मीडियम के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। उस वक्त स्टूडेंट्स जो पैदा होने वाली वेव्स थी उनकी एक तो वेव लेंथ भी ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, और उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा थी। वो एक तरफ से दूसरे तरफ तक, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ज़्यादा स्पीड से जा रही थी। तो हमने ये बात डिस्कस की थी, इन अ रेयर मीडियम लैम्डा इज़ ग्रेटर। आपको याद होगा, आपने लिखा था, मैंने लिखवाया था, एंड द वेलोसिटी इज़ ग्रेटर। लेकिन जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया था, यानी कि आपने शैलो वाटर यूज़ किया था जो कि डेंसर मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा था, मीडियम की नेचर चेंज हो गई ना, तो वेव्स की नेचर भी चेंज हो जाएगी। सो इस केस में जो वाटर आप यूज़ कर रहे थे उसकी डेप्थ कम थी, और आपने डेप्थ कैसे कम की थी स्टूडेंट्स? आपने डेप्थ कम करने के लिए नीचे एक मटेरियल रख दिया था जिससे वाटर की डेप्थ शैलो हो गई थी। शैलो से मुराद क्या है? शैलो से मुराद है लेस डीप। इस केस में स्टूडेंट्स जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी उनकी वेवलेंथ आप देख सकते हैं कि कम हो चुकी है, स्क्वीज हो चुकी हैं वेवलेंथ्स। लेकिन इस केस में उनकी वेलोसिटी भी रिड्यूस हो चुकी है, यानी कि द वेवलेंथ इज नाउ डिक्रीज्ड और वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड ऑल्सो। और अगर फ़कत कोई चीज़ कांस्टेंट थी तो वो क्या थी? द फ्रीक्वेंसी इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ मीडियम जो चीज़ कांस्टेंट रही है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट्स, अब ये बात मैंने आपसे लास्ट टाइम की थी कि अलग अलग केसेस में ये बिहेवियर वाटर वेव्स प्रोड्यूस करेंगी या ये बिहेवियर वाटर वेव्स एग्जिबिट करेंगी। अब इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि आप उसी रिपल टैंक में जहाँ पर आप रेयर मीडियम के तौर पर वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे थे, उसी रिपल टैंक में आप ये वेव्स प्रोड्यूस करवाएं और उसी रिपल टैंक के किसी एक हिस्से पे डेप्थ को शैलो कर दें। यानी एक हिस्से पर रिपल टैंक की बेस में कोई चीज़ रख के वहाँ पर इसका जो डेप्थ है वो रिड्यूस कर दें। यानी अब उसी रिपल टैंक के अंदर एक रीजन ऐसा बन जाएगा जहाँ पर मीडियम रेयर के तौर पे ट्रीट होगा, और एक हिस्सा ऐसा बन जाएगा जहाँ पर मीडियम डेंसर हो जाएगा। यानी एक ही रिपल टैंक में दो डिफरेंट नेचर्स के मीडियम इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। सो इस केस में, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक, सो रिफ्रैक्शन ऑफ water waves in ripple tank. Let's see students, हम क्या करने लगे हैं, हम अब उसी पानी में एक हिस्सा ऐसा जनरेट करेंगे जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है या जो रेयर मीडियम के तौर पर ट्रीट हो रहा है, और एक हिस्सा ऐसा क्रिएट करेंगे जहाँ पर डेप्थ थोड़ी सी कम है, शैलो कर दी गई है। स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा बाउंड्री का रीजन आ गया। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर वाला हिस्सा एज अ रेयर मीडियम ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, और इसके नीचे वाला स्टूडेंट्स वो हिस्सा है जो डेंसर मीडियम का है, जहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख के डेप्थ को शैलो कर दिया। अब इस केस के अंदर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे होगा? याद रख लीजिए बातें कि जब वेव्स आएंगी तो रेयर मीडियम में उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, टेंसर मीडियम में उनकी वेलोसिटी कम होगी। अगर आप इस बात को समझने में कामयाब हो गए तो आप रिफ्रैक्शन को ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये वेव्स आई, आके जैसे ही इस बाउंड्री ऑफ मीडियम पर टकराएंगी तो देखिएगा इसके अंदर एक तो थोड़ा सा थिन हो गई, वेवलेंथ रिड्यूस हो गई। ये पहले वेव फ्रंट थोड़ा सा थिक था,
वेवलेंथ ज़्यादा थी, अब ये वेव फ्रंट थिन हो गया क्योंकि वेवलेंथ रिड्यूस कर गई है। और स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा पीछे भी रह गया। रेस में पीछे क्यों रह गया? क्योंकि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वेवलेंथ कम हुई तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। क्यों स्टूडेंट्स? आपको फार्मूला तो याद होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम यहाँ पर कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, इफ द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट जो हमने ऑब्जर्व किया, तो वेलोसिटी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। अगर लैम्डा को रिड्यूस किया है तो वेलोसिटी को भी रिड्यूस होना पड़ेगा, लिहाजा वो देखिए वेव थोड़ा सा पीछे रह चुकी है। स्टूडेंट्स जब अगली वेव और आएगी, इसकी वजह से कुछ हिस्सा जब इसका दूसरे मीडियम में जाएगा तो आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा अपने असल पाथ से पीछे रह गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये अगली वेव आई, थिक वेव्स हैं और इसका भी कुछ हिस्सा अपने असल पाथ से पीछे रह गया। तो स्टूडेंट्स ये फिनोमेना जो हो रहा है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स है। जैसे लाइट में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई थी, अपने असल पाथ से बेंड हो गई थी, इसी तरह से जब ये वाटर वेव्स पीछे से आती हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हुई हैं, अपने असल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गई हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स बेंड हुई हैं, बल्कि इनमें चेंज इन वेवलेंथ भी हुआ है और चेंज इन वेलोसिटी भी हुई है। सो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का अमल काबिल दीद है, देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस रिफ्रैक्शन को डिफाइन ही कर लेते हैं। लेट्स डिफाइन रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज व्हेन the waves enter from one medium to another medium, they change their direction. This phenomena is called as refraction. तो स्टूडेंट्स इसको लिख भी लेते हैं, when the waves enter from one medium to another medium, their direction of motion changes. This phenomena is called a refraction of वेव्स। तो स्टूडेंट्स ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का फिनोमेना है ये हमने रिपल टैंक में वाटर के लिए भी ऑब्जर्व किया है। स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन अब आपको समझ आ चुकी है। स्टूडेंट्स अब एक सवाल, एक क्विज ये है जो मैंने शुरू में पूछा भी था। वो मैंने ये पूछा था कि जब वाटर वेव्स भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होंगी इस रिपल टैंक में, तो इनमें क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस मैं आपको बता चुका हूँ। चेंजेस क्या है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी डिक्रीज हो चुकी है और वेवलेंथ भी डिक्रीज हो चुकी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो चुकी है। स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ एक कदम और आगे आइए। अगला सवाल ये भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या इसकी रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का बराबर होना लाजमी है, क्या शर्त है? तो स्टूडेंट्स सिंपल सा जवाब है नॉट एट ऑल। डायरेक्शन ऑफ वेव तो चेंज हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का बराबर होना कोई शर्त नहीं है। ये शर्त सिर्फ और सिर्फ हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के केस में थी। तो स्टूडेंट्स इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा बनेगा? ये हमारी वेव आई, आके यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद अपने असल पाथ से थोड़ा सा डेविएट होकर चली गई। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। स्टूडेंट्स यू कैन सी दे आर नॉट इक्वल, सो दे नीड नॉट टू बी इक्वल। इन्हें इक्वल होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको डिटेल समझ आया होगा। एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, रिफ्रैक्शन को बजाते खुद भी डिस्कस कर लिया और रिफ्रैक्शन रिपल टैंक में वाटर वेव्स के लिए भी डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स, अब एक फिनोमेना रहता है और डायफ्रैक्शन का। सो डायफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे अगली बार। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।